जय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का स्कॉलर्स पायर अकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से मतलब शायद 2-3 दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे यूट्यूब पे। इसका रीज़न ये है कि मेरे एग्जाम चल रहे थे, तो उसकी वजह से वीडियो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो उस वजह से मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किए। पर आज से हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद अक्टूबर महीने में दिवाली आ रही है, तो उस वजह से उसी महीने में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके पहले हमें सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, और उसी के लिए हमने आज से, अभी एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए, तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो आज से आपको रेगुलर वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी लोगों को ये भी पता है कि पिछला जो वीडियो हमने अपलोड किया था, लास्ट वीडियो जो हमने 9th स्टैंडर्ड का अपलोड किया था, उसमें हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व कर लिया था। प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व कर लिया था, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ईजी और सिंपल प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए थे, जितने भी प्रॉब्लम थे, वो बहुत ही सिंपल एंड इजी थे, जिसको हम सब ने मिलकर सॉल्व किया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वेन डायग्राम्स। क्या नाम है? उस टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम भी एक बहुत ही ईजी टॉपिक है, इसमें मार्क्स इजीली स्कोर हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल एंड ईजी टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ, पूरे मार्क्स की नहीं, 40 मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ। पर ये जो टॉपिक है वेन डायग्राम, इसमें अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है या फिर 2 मार्क का भी क्वेश्चन आता है, तो इसमें गारंटीड आपको 2 मार्क मिल सकते हैं। या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो भी आपको गारंटीड आपको 3 मार्क मिल सकते हैं। बस आपको इसको थोड़ा सा समझना है। क्या करना है? इसको थोड़ा सा समझना है। और समझने के लिए क्या जरूरी होता है? समझने के लिए जरूरी होता है आपका टाइम, आपकी प्रायोरिटी। ठीक है, इसको जितना ज़्यादा टाइम दोगे, जितना ज़्यादा इसको प्रायोरिटी दोगे, उतने ही अच्छे से आपको टॉपिक समझेगा और उतने ही अच्छे से आपको आंसर आएंगे और आपको आंसर लिखने में हेल्प हो जाएगी। अगर आपने आंसर लिख लिया, इसका मतलब क्या आएंगे? आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो इसी मार्क्स को लाने के लिए अभी हम पढ़ते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, तो ये जो वेन डायग्राम्स है, वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम क्या होते हैं? एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट निकाला था। ठीक है, किसने निकाला था? एक वेन नाम के मैथमेटिशियन थे, वेन नाम के, जॉन वेन नाम के, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला वेन डायग्राम का। अब वेन डायग्राम में होता क्या है? देखो, जो भी हम सेट पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलो ये एक सेट है ए एक सेट है, इसमें नंबर्स है 1 2 3 4 5, और ये सेट यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, ये एक सेट है, ये ए क्या है? एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है? टोटल 5 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? टोटल 5 एलिमेंट है। तो ये जॉन वेन जो है, ये जो मैथमेटिशियन, ये क्या बोलते हैं? इस सेट को मैं डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब आप बोलोगे सर मैथमेटिक्स में डायग्राम कहाँ से आ गए? ठीक है, तो हम फिगर बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं? हम डायग्राम नहीं, मैं इस सेट को अगर मैं किसी फिगर में या फिर किसी शेप में रिप्रेजेंट कर दूं, तो उसको मैं अपना नाम दे दूंगा। कौन सा नाम? वेन डायग्राम। तो इन्होंने क्या बोला? ये जो सेट ए है, कौन सा? सेट ए है, अगर मैं इसको एक सर्कल में लिख दूं, सेट ए को, मतलब सेट ए के जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया मेरा? ये क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ए। क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ए इन द फॉर्म ऑफ फिगर। हमने क्या किया? एक शेप लिया, सर्कुलर शेप, और उसके अंदर क्या किया? सेट ए के जितने एलिमेंट है उतने सभी को लिख दिया, उतने सभी एलिमेंट्स को हमने लिख दिया। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं वेन डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वेन डायग्राम। इसी को बोलते हैं वेन डायग्राम। अब आप लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर इसमें पढ़ने लायक ऐसा क्या है? तो बराबर है, इसमें पढ़ने लायक, याद रखने लायक कोई चीज़ ही नहीं है। जो भी एलिमेंट आपको सेट के अंदर दिख रहे हैं, जैसे कि सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 5 है। ठीक है, 4 के बाद क्या है? 5। उन सभी एलिमेंट को आप एक क्लोज फिगर में डाल दो। कोई भी हो सकती है क्लोज फिगर, जैसे कि मैंने सर्कल निकाला है, आप ट्रायंगल निकाल सकते हो, स्क्वायर बॉक्स निकाल सकते हो, रेक्टेंगल निकाल सकते हो, कोई भी, दुनिया को कोई भी क्लोज फिगर हो, दुनिया की कोई भी क्लोज फिगर हो, उसके अंदर आपको बस एलिमेंट्स को लिखना है और उसी को नाम देना है। क्या देना है? वेन डायग्राम। ठीक है, उसको क्या नाम देंगे हम? वेन डायग्राम। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर आपको चाहिए तो एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे इसको सॉल्व करके दिखाओ। मुझे पता है जब भी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आता है तब आप अपनी बुक लेके बैठ जाते हो। ठीक है, 2 4 6 8
10। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम मुझे बना के दिखाओ आप। ठीक है, आपको इंस्टाग्राम चैनल की लिंक पता है, आपको व्हाट्सअप चैनल की लिंक पता है, आपको यूट्यूब चैनल पता है, और कुछ रहा है तो उधर भी आप भेज सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आपको पॉसिबल होता है आप बस इतना मेंशन कर दो कमेंट में कि सर मैंने आपका होमवर्क सॉल्व कर दिया है, जो भी आपने होमवर्क दिया था उसको सॉल्व कर दिया है और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अभी इसके बाद इसी में एक और आता है, वो होता है सबसेट। ठीक है, अभी इसके सेट्स देखेंगे हम, क्या देखेंगे, इसके सेट्स देखते हैं। ठीक है, तो ये होता है सबसेट। अभी सबसेट जो होता है वो भी बहुत इजी होता है। क्या होता है, सबसेट भी बहुत इजी होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं होती है। क्या होती है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं होती है। देखो आपका पास जितना दिमाग है उसमें से थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है। क्या, किसके लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो देखो सबसेट में क्या बोला है, यहाँ से हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास दो सेट है, एक सेट ए है और दूसरा क्या है, सेट बी है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। सेट ए में मेरे टोटल 8 एलिमेंट है। कितने हैं, टोटल 8 एलिमेंट है, किसमें, सेट ए में। और सेट बी में मेरे पास सिर्फ 4 एलिमेंट है, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ भी। ठीक है, ये सेट बी में क्या है, मेरे पास सिर्फ 4 एलिमेंट है। कितने हैं, 4 एलिमेंट। कौन से है वो, 2 4 6 8, 2 4 एंड 6 एंड 8। ठीक है, तो सेट ए में जो एलिमेंट है, सेट ए में जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट है। सेट बी में कितने एलिमेंट है, 2 4 6 8। ठीक है, अभी देखो, अभी सुनो, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, सेट बी में जितने भी एलिमेंट है, सेट बी में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट सेट ए में है क्या, वो सारे के सारे एलिमेंट सेट ए में है क्या। अगर है तो मतलब क्या हो जाता है इसका, आपका जो बी सेट है वो सबसेट हो जाता है किसका, ए का। सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, मैं अगर बोलता हूं कि ये दो दोस्त है, ठीक है, ये दो दोस्त है, एक है ए और दूसरे का नाम है बी। ठीक है, अभी ये आपके कॉमन फ्रेंड्स है। ठीक है, ए के फ्रेंड्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 और बी के फ्रेंड्स है 2 4 6 8। ठीक है, अभी ऐसा तो पॉसिबल हो सकता है ना कि आप दोनों के कुछ फ्रेंड्स हो जो कॉमन हो, जो इसका भी फ्रेंड है और इसका भी फ्रेंड है। तो ऐसे कौन से फ्रेंड है, देखो बी का फ्रेंड क्या है, 2 है, तो 2 ए का फ्रेंड है क्या है, मतलब ये दोनों भी क्या है, दोनों भी क्या है, कॉमन फ्रेंड्स है, आपके कॉमन फ्रेंड्स है। 4 है क्या, 4 भी है, 6 है क्या, 6 भी है, 8 है क्या, 8 भी है। अभी फ्रेंड्स में कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, बट कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी के जो भी दोस्त है, बी के जो भी दोस्त है वो आपके दोस्तों के लिस्ट में भी आने चाहिए। कहाँ आने चाहिए, आपके दोस्तों के लिस्ट में भी आने चाहिए, ये कॉमन होने चाहिए। तब जाके क्या बनता है, बी क्या बनता है, सबसेट बनता है किसका, ए का। बी क्या बनता है, सबसेट बनता है ए का। ठीक है, और अगर मैं बोल रहा हूं कि बी सबसेट है ए का, मैंने क्या बोला है, बी सबसेट है ए का, ए का बोला है क्या, ए सबसेट है क्या ए का, नहीं, क्योंकि ए के जितने भी दोस्त है वो सभी दोस्त बी के है क्या, नहीं है। सभी दोस्त है क्या बी के, नहीं है। कितने हैं, गिने चुने हैं, बस 4 लोग हैं सिलेक्टेड जो आप दोनों के कॉमन दोस्त है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या बोला है, ये बी जो सेट है वो सबसेट है ए का, क्योंकि बी के सारे दोस्त ए के भी दोस्त है, पर ए के सारे दोस्त बी के दोस्त नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब आप बोलेंगे सर इतना बड़ा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, नहीं रे, इतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिखना पड़ता। क्या लिखना पड़ता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ये सिंबल से, बी सबसेट ए, या फिर इसको पढ़ सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। मतलब बी के जितने भी दोस्त है वो सारे दोस्त किसके, ए के है, बट ए के जितने भी दोस्त है वो सारे ही दोस्त बी के नहीं है। कुछ सिलेक्टेड दोस्त जो है वो आपके कॉमन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए, तभी जाके वो क्या बनेंगे, वो सबसेट बनेंगे। मतलब बी के जितने भी दोस्त है उतने ही दोस्त किसके होने चाहिए, ए के होने चाहिए। ठीक है, ए में ज़्यादा हुए तो भी चलता है, बट बी के सारे एलिमेंट अगर ए में है तो बी क्या बन जाएगा, ए का सबसेट बन जाएगा। समझे, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या। अभी देखो, ठीक है, अभी हमने क्या बोला है
कि ये सब तो हमने लिख दिया है। ठीक है, अभी इसको हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेन डायग्राम में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बहुत सिंपल है ना जी, बहुत सिंपल है। देखो पहले सेट ए निकालो, ये हो गया अपना सेट ए। ठीक है, उसके बाद सेट बी निकालो। देखो अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर ये सेट ए जो है उसके अंदर सेट बी निकाला है। अभी ऐसा क्यों किया है हमने, कोई बता सकता है ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है हमने कि ये जो हम सेट ए लिखने वाले हैं, सेट ए के कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये पूरे सेट ए के अंदर आ गए। अभी हमारा पास क्या बचा है? सेट बी बचा है। क्या बचा है हमारे पास? सेट बी बचा है। ठीक है, अभी सेट बी के जो एलिमेंट है वो सेट ए में भी तो है, तो ये सेट ए में है पर सेट बी में है क्या? नहीं है। अभी यहाँ पे सेट बी में है क्या? नहीं है। तो सेट बी के अंदर कौन से एलिमेंट है? वो है 2 4 6 और 8। समझ में आ गया इतना? अभी देखो ये जो 2 4 6 और 8 है ये सेट ए में है क्या? आप बोलोगे है। अगर है तो ये पूरा सेट ए के अंदर ही तो आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिखने की क्या ज़रूरत है फिर? यहाँ पे लिखने की कुछ ज़रूरत है क्या? नहीं है। फिर अभी आप बोल सकते हो कि सर सेट ए में टोटल कितने एलिमेंट है? सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। और आप ये भी बोल सकते हो सर सेट बी में सिर्फ 4 ही एलिमेंट है, 2 4 6 और 8। मतलब हम क्या बोलेंगे? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या बोलेंगे? ये बी के जितने भी दोस्त है वो सर सभी मेरे भी दोस्त है ए के, इसलिए ये बी क्या है? मेरा सबसेट है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये समझा? ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। कौन सा? वेन डायग्राम वाला रिप्रेजेंटेशन, वेन डायग्राम। ये समझा? आपको समझा होगा, क्योंकि दोस्तों का नाम लिया है और ना समझे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मेरे खुद के भी दोस्त हैं, बहुत से कॉमन दोस्त है, 2 दोस्तों के दोस्त है जो मिला के बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं जो बुक में दिया है। ये तो मैंने समझाने के लिए दिया था, बुक का दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं, पहला वाला छोड़ देते। अभी देखते हैं n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या दिया है? n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को शॉर्ट में लिखते हो। ठीक है, उसके बाद दिया है आई सेट ऑफ इंटीजर्स बोला है। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो कोई बता सकता है कि आई एन का सेट हो सकता है या फिर एन आई का सेट होगा? क्या होगा? देखो नेचुरल नंबर जितने भी है वो इंटीजर्स में आते हैं, पर जितने भी इंटीजर्स है वो नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं। नेचुरल नंबर का मीनिंग क्या होता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, खत्म ही नहीं हो गई। मैंने बताया था आपको इनफाइनाइट होते हैं। बट इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स क्या होते हैं? -1 -2 -3 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चलते ही रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि n जो है ये सबसेट है किसका? i का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n सबसेट ऑफ i। n किसका सबसेट है? i का सबसेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर जितने भी है वो सभी के सभी क्या है? वो सभी के सभी इंटीजर्स भी है, पर सभी के सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते। क्या नहीं होते? पूरे के पूरे इंटीजर्स जो होते हैं वो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर डज नॉट कंटेन्स निगेटिव नंबर्स। नेचुरल नंबर में कभी भी निगेटिव नंबर नहीं होते। कौन से होते हैं? 1 से शुरू होने तक, 1 से शुरू होके लास्ट इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? वो सभी नेचुरल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, समझा ये? इसके बाद एक और एग्जांपल दिया है, एग्जांपल नंबर 3, वो आपको घर में सॉल्व करना है। एक और उसके बाद रिमेंबर दिस करके लिखा है, तो ये रिमेंबर दिस आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट नाम से ही पता चल रहा है कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा। ठीक है, वेन डायग्राम तो हमने पढ़ लिया। अभी उसके बाद पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या नाम है इसका? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल सेट है इसको पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें समझना पड़ेगा। तो देखो, जब भी कोई 2 सेट दिए गए हो, क्या बोला है मैंने? जब भी कोई 2 सेट दिए गए हो, उसमें से अगर एक सेट के पूरे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में
मौजूद है, दूसरे वाले सेट में प्रेजेंट है, तो वो बड़ा वाला सेट क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। वो बड़ा वाला सेट क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। अभी बुक में उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, उन्होंने क्या बोला है, एक क्लास है, एक स्टैंडर्ड 9 का क्लास है, उसमें से देखो एक स्टैंडर्ड 9 का एक क्लास है, क्या है ये जो है, ये एक स्टैंडर्ड 9 का क्या है, एक क्लास है। इसमें से स्टैंडर्ड 9 में से क्रिकेट के लिए 15 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, 15 स्टूडेंट्स। 15 स्टूडेंट्स क्या हो गए, क्रिकेट के लिए सिलेक्ट हो गए, मतलब 50 स्टूडेंट की टीम है ये, सिलेक्ट हुई किसके लिए, क्रिकेट के लिए। क्रिकेट के लिए 50 स्टूडेंट की टीम सिलेक्ट हुई, किसमें, 9th स्टैंडर्ड में से। ठीक है, अभी देखो ये क्या है, ये पूरा सर्कल जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 स्टूडेंट्स की टीम रिप्रेजेंट कर रहा है। बट 9th स्टैंडर्ड में सिर्फ 50 स्टूडेंट होंगे क्या क्रिकेट खेलने वाले, नहीं। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 9th स्टैंडर्ड के, टोटल नंबर ऑफ जो भी स्टूडेंट हो गए 9th स्टैंडर्ड के, ये पूरा का पूरा क्या है हमारा 9th स्टैंडर्ड है, जिसमें क्या है, जितने भी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं 9th स्टैंडर्ड में, वो सभी रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट। और जितने लोगों की टीम उसमें से सिलेक्ट हुई है, उसको क्या बोलते हैं, उसको एक दूसरा सेट बोलते हैं। ठीक है, उसको, ये जो पूरे स्टूडेंट होते हैं उसको बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। उसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सेट। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये जो सेट समझो ये बी है और ये ए है, तो क्या हो जाएगा, बी यूनिवर्सल ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी यूनिवर्सल ए। और ये जो यूनिवर्सल सेट होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। मान लो कि एक डजन में कितने बनानास होते हैं, आप बोलेंगे सर 12 होते। 12 में से 4 खा लिए आपने, 12 में से क्या कर लिए, 4 आपने खा लिए, तो टोटल कितने थे, टोटल 12 थे। उसमें से आपने कितने खाए, 4 मतलब ये जो बड़ा सेट हो गया, ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। जो बड़ा सेट होता है, बड़ा सोचो, ठीक है, जो बड़ा सेट होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो इसका अभी हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जिससे हम समझेंगे कि इसको पढ़ते कैसे है या फिर इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मस्त बारिश को एंजॉय करो, पढ़ते भी रहो, पढ़ाते भी रहो। अगर आपको समझाए तो दोस्तों को भी समझाते रहो, नहीं सुने फिर भी ज़बरदस्ती से बिठाओ और समझाओ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों में सुनते नहीं है ज़्यादा। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं 1 kg एप्पल है, 1 kg एप्पल्स है। ठीक है, 1 kg एप्पल्स में क्या हो गया, एप्पल छोटे साइज के थे तो आ गए 10 एप्पल्स। कितने आ गए, 10 एप्पल्स आ गए। ठीक है, 1 kg में। अब घर में आप लेके गए, घर में आप एप्पल्स लेके गए। ठीक है, तो आपकी जो बहन थी, आपकी जो सिस्टर थी, उसने क्या किया, आपको बस फ्रेश होने के लिए जाने दिया, और जैसे ही आप रिटर्न आते हो आपको पता चला कि 10 एप्पल्स थे, तो यहाँ पे रह गए 5। आपको पता था कि आपने 10 एप्पल्स लाए हैं, फिर भी आपकी सिस्टर बोल रहे आपको, नहीं भैया आपने 5 ही लाए थे। और आपको साइज देख के पता चल गया कि कोई ना कोई मेरे घर में एक चोर छुपा हुआ है। ठीक है, चोर छुपा हुआ है। तो आप क्या बोलेंगे, सर मैंने 10 एप्पल खरीदे थे। 10 एप्पल मतलब कितना, 1 kg। उसमें से क्या है, 5 गायब हो गए। ठीक है, गायब हो गए। किसने किए, पता नहीं, किसने किए पता नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 10 मतलब टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, मतलब क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। क्या हो जाएगा वो, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि टोटल आपके पास कितने थे, 10 थे, और उसमें से कितने खा लिए, 5 खा लिए। उसमें से ही खाए ना, उसमें से ही खाए टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स में से। तो इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जो बड़ा सेट होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अभी उसके बाद जो पढ़ना है वो है हमें कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। ये अभी हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हमें सॉल्व करना है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो इसी के लिए मैं ये सब समझा रहा हूँ, और इसमें समझाने के लिए ज़्यादा कुछ है ही नहीं।
क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है, आप पढ़ भी लोगे तो भी समझ जाओगे। आप अगर पढ़ भी लेते हो इसको तो भी आप समझ जाओगे। मेरी तो ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़रूरत कब होती है? ऑफलाइन में मेरी ज़रूरत होती है। जब ऑफलाइन बैच में जब आप आते हो तब मेरी ज़रूरत होती है। और आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि ऑफलाइन बैच हमारी कल से स्टार्ट होने वाली है, क्लास 9th एंड क्लास 10th की, स्पेशली मैथ्स के लिए। मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है तो मैं स्पेशली मैथ्स पढ़ाता हूँ और उन बच्चों को ज़्यादा पढ़ाता हूँ जिनको कुछ नहीं आता, जिनको ऐसा लगता है कि मैं 10th में पास नहीं हो सकता। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स अगर आपके कांटेक्ट में होंगे, आपके दोस्त, आपके भाई, कोई भी हो सकता है, तो उनको बोलो कि सर ने क्लास स्टार्ट कर दिया है 9 जून। देखो 9 जून से अपना क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इंक्वायरी करनी है, पूछना है सर क्लास कब रहने वाला है, टाइम क्या है, सर फीस कितनी है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। अगर कॉल नहीं भी रिसीव होता है तो भी कॉल बैक मेरा आ जाता है, ठीक है। तो ये क्लास 9th और क्लास 10th के लिए सिर्फ, ठीक है, बाकी स्टैंडर्ड्स को मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो देखो जिनको भी ज्वाइन करना है ऑफलाइन बैच तो कल से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। कल से मतलब 9th जून से, ठीक है। अगर आज वीडियो अपलोड हो गया तो समझो कल से, अगर कल ही वीडियो अपलोड होता है तो समझो उसी दिन से 9th जून, बस डेट याद रखो, ठीक है। तो देखो अभी हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। क्या पढ़ते हैं हम? कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि ये यूनिवर्सल क्या है, यू वाला जो सेट है, यू सेट जो है, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है? एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। जिनके पास बुक है वो बुक में देखो कि ये यू जो है, यू क्या है? एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और बी क्या है? बी क्या है? बी सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट का। बी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो उन्होंने क्या बोला है कि जितने भी एलिमेंट्स यू में हैं, जितने भी एलिमेंट्स यू के अंदर है, ठीक है, उसको छोड़ के जो एलिमेंट्स बी में है, ठीक है, उसको छोड़ के देखो हमने क्या बोला है, जैसे हम सेट यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, यू सेट लिखते हैं। यू सेट में हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या है? मेरा एक यूनिवर्सल सेट है। और दूसरा एक सेट है जिसका नाम है बी, उसमें हम लिखते हैं 2 4 6 8 10, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास टोटल 10 एलिमेंट है और बी सेट जो है उसमें कितने? टोटल 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है? ये बी क्या हो गया? बी इज अ सबसेट ऑफ यू। बी क्या हो गया? सबसेट ऑफ यू। बट अभी कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे होता है? देखो बी के जितने भी एलिमेंट है वो सभी यूनिवर्सल सेट में, यू सेट में है। बट जो भी एलिमेंट्स नहीं है, अभी कौन से एलिमेंट्स नहीं है? 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, ठीक है। ये सभी एलिमेंट्स नहीं है। तो ये सभी एलिमेंट्स जो नहीं है, ठीक है, जो सेट यू में नहीं है, ठीक है, जो सेट बी में नहीं है, इन दोनों में कॉमन नहीं है, 1 3 5 7 9, इनको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट सेट। ये सेट जो होता है उसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट सेट। क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉम्प्लीमेंट इट इज रिप्रेजेंटेड, यहाँ पे लिख के देता हूं मैं, it is represented by C dash और C कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जो भी आप लिखते हो सेट का नाम, उसी को डैश दे दो या फिर ऊपर में छोटा सा C लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है, देखो एक, ठीक है, B लिखा है हमने। अभी B कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? देखो इसमें कॉम्प्लीमेंट कैसा आएगा? यहाँ पे हम लिखते हैं, ये हो गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब कैसे लिखेंगे? बी डैश, या फिर इसी को हम बी उसके अपर साइड में थोड़ा सा ऊपर में क्या लिखेंगे? जैसे हम स्क्वायर लिखते हैं वैसे ही क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। मतलब बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मेरा? मतलब बी में जो एलिमेंट है वो यू में एलिमेंट है, पर बी में ऐसे कौन से यू के एलिमेंट है जो यू में नहीं है? बी में नहीं है, ठीक है। यू के ऐसे कौन से एलिमेंट है जो सेट बी में नहीं है? वही क्या हो जाएगा? हमारा कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा? हमारा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल जो है वो आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है, वो आपको खुद से पढ़ना है। इसके बाद उसमें कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है, वो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। ये आपको घर में बस पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। मैंने बोला है कि आपको लर्न करना है,
नहीं, आपको रोट लर्निंग नहीं करनी है, रट्टा नहीं मारना है। मैथमेटिक्स में रट्टा नहीं मारना होता है। जिस दिन आप ऑफलाइन बैच चालू करोगे, अगर आप ऑफलाइन बैच में ज्वाइन करते हो, आज आपको पता चल जाएगा कि मैथमेटिक्स में रट्टा नहीं मारना पड़ता है, याद नहीं करना पड़ता है। मैं पढ़ाता हूँ, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो जिन किसी स्टूडेंट को ज़रूरत है मैथमेटिक्स में, ठीक है, उनको नहीं आता है, उनको समझना है, तो समझाने के लिए तो मैं हूँ, बट आपको आना पड़ेगा। यहाँ तक चल के बाइक से आते हो, साइकिल से आते हो, ज़्यादातर स्टूडेंट साइकिल से आते हैं या फिर पैदल आते हैं, ठीक है। इस उम्र में साइकिल या फिर साइकिल ही चलाते हैं या फिर ज़्यादातर स्टूडेंट स्कूटी चलाते हैं, ठीक है। तो जिनको भी जैसे भी आना है, पैदल आओ, चल के आओ, भाग के आओ, कैसे भी आना है आओ, ठीक है। आपके लिए ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर दी है, ठीक है, और वो 9 जून से स्टार्ट होने वाली है। 9 जून मतलब मंडे से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो जो भी आपके दोस्त 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं या फिर 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, उनको बोलो कि कोई एक तो सर है जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं 9th स्टैंडर्ड के, 10th स्टैंडर्ड के, उनका आप वीडियो देखो। अगर आपको लगता है कि ये सर से पढ़ना चाहिए, ये सर हमें पास करवा सकते हैं मैथमेटिक्स में 10th के बोर्ड एग्जाम में, तो आपका वेलकम है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो मुझे फ्रैंकली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। सो थैंक यू एंड जय हिंद।